Welcome students. So in this lecture we are going to understand the equatorial position and the any position to find the intensity of the electric field. So let us start by writing the title equatorial position. Equatorial position to find intensity of इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो क्या करना है इसके अंदर, इसमें हम लोग को निकालेंगे इंटेंसिटी निकालनी है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पे, कहाँ पे, इक्वेटोरियल पोजीशन। ओके, इक्वेटोरियल पोजीशन को हम लोग कौन सा पोजीशन बोलेंगे, बोलेंगे परपेंडिकुलर पोजीशन ऑफ द डायपोल। सो पहले हम लोग चेक करते हैं कि हमने प्रीवियस में क्या लिखा था। हमने प्रीवियसली में फाइंड आउट किया था, हमने एक्सियल पोजीशन निकाला था। अब एक्सियल पोजीशन क्या थी, वहां पे हमारे पास दो चार्जेस थे, एक था हमारे पास माइनस क्यू चार्जेस एंड सेकेंड वन होती प्लस क्यू चार्जेस। इनका जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस लिया जाता है अपना 2L। हमने यहाँ पे एक इंटेंसिटी निकाला था एक गिवन पॉइंट P पे, ओके, जो कि सेंटर से कितना डिस्टेंस पे था, R डिस्टेंस पे था। यहाँ पे हमने दो बार इंटेंसिटी निकाली, एक बार प्लस क्यू के द्वारा और एक बार माइनस क्यू के। तो एक बार हमें इंटेंसिटी मिली प्लस क्यू से मिली हमें E1, फिर हमने माइनस क्यू से निकाला, वो हमें मिली इंटेंसिटी E2। ये सब करने के बाद हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन P पे। ओके, अब एक काम करते हैं, अब ये समझ के चलते हैं कि सपोज ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट कौन से लाइन पे था, आपका एक्सियल लाइन पे। अगर ये पॉइंट मूव होके सपोज अगर हमको किधर निकाल दे, इस पॉइंट पे निकाल दे, किधर पॉइंट पे, ये मतलब डायपोल जो दिख रहा है उन डायपोल के बीच, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो उसको हम लोग कौन सा पोजीशन बोलेंगे, वी विल से इट एज अ इक्वेटोरियल पोजीशन। यहाँ पे हमारे एक्सेल पॉइंट में कहाँ पे था, यहाँ पे पॉइंट था, इंटेंसिटी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे थे। नाउ वी हैव शिफ्टेड दिस पॉइंट टू द परपेंडिकुलर ऑफ दिस डायपोल। ये इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया जिसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस है। ओके, अब हमने क्या किया, ये पॉइंट को उठा के हमने यहाँ पे इसके रख दिया, कैसे, परपेंडिकुलर टू दी डायपोल। सो उस केस में हम लोग इसको जो बोलेंगे वो होगा हमारा इक्वेटोरियल पोजिशन टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग, कैसे फाइंड आउट करेंगे और क्या डायग्राम बनाएंगे इसका। तो सबसे लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन। सो इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए मैंने एक डायग्राम बना लिया है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये हो गया मेरे पास दो चार्जेस हो गए, एक हो गया माइनस क्यू चार्जेस, एक हो गया मेरा प्लस क्यू चार्जेस। इनको मैंने ज्वाइन किया है। ओके, तो ये क्या हो गया मेरा लेंथ ऑफ द डायपोल। अगर मैं निकालूँ तो लेंथ ऑफ डायपोल को मैं लिख लेता हूँ क्या, इसको लिख लेता हूँ मैं 2L। ओके, हम इसको 2L भी लिख सकते हैं, या फिर हम लिखना चाहे तो क्या करें, जैसे सेंटर मान लेता हूँ मैं डायपोल का, ये माइनस क्यू हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। ओके, तो इसका नाम देता हूँ मैं A, ये नाम दिया मैंने B। ओके, और ये जो पॉइंट है बीच का पॉइंट, इसका नाम दिया मैंने O। ओके, सो ये टोटल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ ऑफ द डायपोल है 2L। तो 2L को मैं लिखना चाहूँ तो इसमें मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको अपन लिख सकते हैं L, और इसको लिखा मैंने कितना, L। तो इससे क्या हुआ, ये L हो गया, ये L, और L प्लस L क्या दे देगा हमें 2L। ओके, सो अब हमें क्या निकालना है, हमें इंटेंसिटी निकालना है इस पॉइंट के ऊपर। सो लेट मी राइट द पॉइंट P, मतलब ये जो पॉइंट हुआ, ओके, इस पॉइंट के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। सो लेट दिस पॉइंट बी अ डिस्टेंस x। अब ये जो पॉइंट है ये कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है, कहाँ से, सेंटर ऑफ द डायपोल। ये डायपोल हो गया। ओके, ये सेंटर ऑफ द डायपोल हो गया, मतलब इसको हमने O बताया। सेंटर से कितने डिस्टेंस पर, ये x डिस्टेंस पर है। ओके, सो अब हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे इंटेंसिटी निकालना है, किसके कारण, एक बार निकालना है माइनस क्यू चार्ज के कारण, और एक बार इंटेंसिटी निकालना है हमें प्लस क्यू चार्ज के कारण। सो सबसे हम निकालते हैं बी के कारण निकालते हैं, मतलब प्लस क्यू की चार्ज के कारण इंटेंसिटी निकालते हैं। तो उसमें ज्वाइन कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया, तो इसकी इंटेंसिटी क्या है, ये प्लस क्यू चार्जेस है, यहाँ पे हमें इंटेंसिटी निकालना है। तो इसकी डायरेक्शन किधर आएगी, इसकी डायरेक्शन आएगी, इंटेंसिटी किधर आएगी इसकी E1। ओके, इंटेंसिटी किधर की तरफ जाएगी, इसकी बाहर की तरफ जाएगी इंटेंसिटी। इसको डायग्राम बनाते हैं अपन। ओके, इसकी इंटेंसिटी जाएगी आपकी E1, ये E1 इधर से बन गया। ओके, अब यहाँ से बना लेते हैं कि ये जो एंगल है, सपोज ये एंगल कितना बना रहा है, यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है। अब एक काम करते हैं, सेम हम लोग काम करते हैं, इंटेंसिटी निकालते हैं, किसके कारण, सबसे पहले हमने ये लिया E1। ठीक है, हमने इंटेंसिटी निकाला पॉइंट B पे निकाला, किसके कारण निकाला, B के कारण। ओके, तो इसको लिख लेता हूँ मैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, intensity of electric field at point P due to किसके कारण निकालना है, ओके, किसके चार्ज से कारण है, प्लस क्यू चार्ज। ओके, इंटेंसिटी निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो क्या निकल जाएगी, इसकी इंटेंसिटी निकल जाएगी आपकी
इसको लिख लेते हैं अपन E1, ओके। ये लिखूंगा मैं फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस क्यू चार्जेस, ओके, अपॉन, अपॉन मतलब क्या, बीपी, मतलब इसको लिख लेते हैं अपन किसका, बीपी का स्क्वायर, और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, बीपी की तरफ, ओके। तो लिख लेते हैं अपन इसको किधर है, अलोंग बीपी, ओके। सो इसको नोट डाउन करें, ये हमने निकाला इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी पे, ओके। सेम वे हम लोग कर सकते हैं, किसके लिए निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ इसके लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सपोज अगर मैं निकालना चाहूँ किसके लिए, पॉइंट पी पे निकालूँ, ए चार्ज के कारण, ओके। तो इसको लिख लेते हैं अपन इंटेंसिटी ऑफ, चलिए काम करते हैं, पहले बीपी की वैल्यू निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ओके। फिर इसको निकालते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अगर मैं बीपी की वैल्यू निकालना चाहूँ यहाँ से, तो बीपी का स्क्वायर कैसे निकल जाएगा यहाँ से, ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। सो राइट एंगल ट्रायंगल के मैं लिख सकता हूँ बीपी का स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका कितना, इसको लिख सकते हैं अपन ओबी का स्क्वायर प्लस ये कौन सा डिस्टेंस हो गया, ये ओपी का स्क्वायर। सो बीपी का स्क्वायर ये देगा आपको, ओबी कितना दिया हुआ है, ओबी दिया हुआ है अपने पास एल, एल का स्क्वायर, और ओपी कितना दिया हुआ है अपने पास एक्स स्क्वायर। सो बीपी का स्क्वायर ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ओके। सो इसको लिख सकते हैं, इसको नोट डाउन करें। सो हमारे पास E1 का मतलब कितना आ जाएगा, E1 हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r क्यू अपॉन बीपी, बीपी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ओके। सो इसको माना मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग निकालते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, निकालते हैं हम लोग किसके कारण, पॉइंट बी पे ड्यू टू द माइनस क्यू चार्जेस, ओके। सेम हम सेकंड काम करेंगे, हम लोग निकालेंगे पॉइंट बी पे निकाल रहे हैं, ओके। तो इसको निकाल लेता हूँ, ये वापस से बन जाएगा, ठीक है। ये कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है थीटा, ओके। अब इसका डायरेक्शन किधर आएगा, नीचे की तरफ, क्योंकि माइनस क्यू चार्जेस के कारण हो रहा है, तो इसका जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो इसको मैं लेता हूँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द माइनस क्यू चार्जेस के कारण हम उसको निकाल लेते हैं, ओके। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका एपी, ओके। सेकंड क्या हो जाएगा, ये एपी का स्क्वायर, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी आपकी पी, और पी से किधर किधर जा रही है, पी ए से, ओके। अब सेम यहाँ भी कौन सा एंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ओके। अभी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ लिख लेते हैं अपन, तो ये बन जाएगा आपके पास एपी का स्क्वायर, ओके। ये हो गया आपका एपी का स्क्वायर, नीचे में हो जाएगा ओए का स्क्वायर, तो इसको लिख लेते हैं अपन, ये हो जाएगा आपका ओए का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका ओपी का स्क्वायर। सो इसको लिख लेते हैं अपन, यहाँ देगा आपको एपी का स्क्वायर, ओके, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये निकाल रहे हैं हम लोग इंटेंसिटी 2, इसलिए हमने E2 लिखा हुआ है इसके लिए, एंड तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा E2, इसको लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r क्यू अपॉन एपी की वैल्यू कितनी दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ओके। यहाँ जो हमने यूज किया है, जिसको थ्योरम बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम, ओके। इसको नोट डाउन करें। सो इसको नाम देता हूँ, ये E1 और ये हो गया E2, ओके। अगर हम कंपेयर करें अब इसके बाद, तो क्या मिल रहा है हमें वैल्यूज, इसको लिख लेता हूँ, ओके। सो क्या क्या वैल्यूज थी यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका ए था, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें इंटेंसिटी देखें तो क्या मिल रहा है, बट E1 इज इक्वल टू E2, ओके। अब E1 की वैल्यू कितनी मिली, E1 की वैल्यू जो हमें मिली है इक्वेशन, E1 चेक कर लेते हैं, वो मिला हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। E2 कितना मिला, वो मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r क्यू अपॉन कितना लिख लिया इसको, ये भी कितना मिला था, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ओके। सो दोनों केस में क्या है, हमें E1 और E2 की वैल्यू क्या मिल गई, दोनों हमें सेम मिल चुकी है, क्लियर है। सो अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे दोनों E1 और E2 की वैल्यू क्या मिल गई, सेम मिल गई। तो एक काम करते हैं, E1 इज इक्वल टू E2, इसको नया लिख देते क्या, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, इसको ए मान लिया, क्लियर है। अब ये हुआ, यहाँ पे जो इंटेंसिटी निकली हुई थी, ये था इंटेंसिटी E1 था, क्लियर है। यहाँ जो इंटेंसिटी आई E2 आया, क्लियर है। इन दोनों का अपन रिजल्टेंट निकालते हैं, क्लियर है। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो इसका रिजल्टेंट किधर आएगा, इसका रिजल्टेंट आएगा आपका बीच की तरफ, क्योंकि क्या हो रहा है, एक आपका E1 इधर जा रहा है, E2 इधर है, तो इनका रिजल्टेंट किधर आया, रिजल्टेंट आया आपका C सेंटर में आया, ठीक है। सो अब ये जो एंगल बन रहा है, यहाँ थीटा बन रहा है, तो यहाँ भी कितना बनेगा, एंगल थीटा बनेगा, ओके। कौन सा थ्योरम से, यहाँ बनेगा आपका करेस्पॉन्डिंग थ्योरम से, क्या बन गया आपका इधर, यहाँ पे थीटा बन गया, क्लियर है।
अब सपोज अगर मैं E1 का कंपोनेंट ब्रेक करूँ, क्लियर है, E1 का कंपोनेंट या थीटा बन रहा हुआ है, जब थीटा बनेगा तो यहाँ पे दो कंपोनेंट लेना पड़ेगा, एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा कॉस का और एक लेना पड़ेगा हमें साइन का। अगर E1 का कंपोनेंट मैं निकालूँ यहाँ पे तो E1 का कंपोनेंट क्या मिल जाएगा, एक मिल जाएगा मुझे परपेंडिकुलर टू डायपोल, ओके, ये मिल गया परपेंडिकुलर टू डायपोल, और ये मिल जाएगा मेरे को क्या E1 साइन थीटा। क्या किया मैंने, E1 को दो पार्ट में ब्रेक किया, मतलब E1 के मैंने कंपोनेंट्स निकाले, तो परपेंडिकुलर टू डायपोल मिल गया मुझे क्या, E1 साइन थीटा मिल गया, और पैरेलल टू डायपोल निकालो तो यहाँ मिल जाएगा मुझे क्या, E1 कॉस थीटा। क्लियर है। सो क्या मिला मुझे, एक मिला E1 कॉस थीटा, सॉरी E1 साइन थीटा, और यहाँ क्या मिला मुझे, E1 कॉस थीटा। किसका कंपोनेंट मिला मुझे, E1 का मिला कंपोनेंट, ओके। सेम काम हम यहाँ भी कर लेते हैं, जैसे हमने E2 का निकाला था, यहाँ अगर थीटा बन रहा है तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। यहाँ पे कंपोनेंट निकालना चाहो, ये थीटा यहाँ बन रहा है, थीटा कौन बना रहा है, थीटा बना रहे हैं E2 बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं, E ये सब बना रहे हैं, तो इसका कंपोनेंट ब्रेक करो तो यहाँ हो जाएगा परपेंडिकुलर टू हो जाएगा, इसको बन जाएगा E2 साइन थीटा, और पैरेलल में बन जाएगा आपका E2 कॉस थीटा। क्लियर है। तो एक कंपोनेंट E1 साइन थीटा ऊपर जा रहा है, एक कंपोनेंट E2 साइन थीटा किधर जा रहा है, आपका नीचे जा रहा है। क्लियर है। सो अब इसको लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग कंपोनेंट में स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम यहाँ पे देखें, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, टेकिंग कंपोनेंट्स ऑफ E1 एंड E2 वी सी दैट। अगर हम यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा, E1 साइन थीटा ऊपर है, E2 साइन थीटा नीचे है, तो क्या हो जाएगा, जो E1 साइन थीटा, ओके, एंड E2 साइन थीटा आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर दे कैंसल ईच अदर। E1 साइन थीटा ऊपर जा रहा है, एक बार E2 साइन थीटा किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो क्या होगा उस समय, उस केस में आपका ये जो कंपोनेंट है ये दोनों क्या कर देंगे, आपस में कैंसिल कर देंगे, मतलब ये कंपोनेंट भी कट गया और ये भी कंपोनेंट भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा कौन सा कंपोनेंट हमारे पास, E1 कॉस थीटा बचा, और एक कौन सा बचा, E2 कॉस थीटा। ये किधर क्या बचा आपका, पैरेलल या फिर ऑपोजिट टू दी डायपोल। ओके, सो इसको नोट डाउन करें। अब हमारे पास कौन सा डायपोल बचा, सिर्फ हमारे पास डायपोल बचा हुआ है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो इसको लिख लेता हूँ मैं, अगर टोटल डायपोल निकालना चाहो किधर, E पे निकालना चाहो इस पॉइंट के ऊपर, तो क्या निकल जाएगा, ये E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अभी बट हमने देखा हुआ था क्या, जो E1 की वैल्यू है, E2 के वैल्यू किसके इक्वल लेना है, हमें इसको E के इक्वल लेना है, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम आ रही थी। सो इसको हम लिख लेते हैं, इंटेंसिटी ऑफ डायपोल को E1 हो जाएगा आपका E cos थीटा, E2 को मैं E मान लेता हूँ, दोनों को ऐड कर दे तो ये दे देगा हमें 2E cos थीटा। क्लियर इतना। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में किसकी वैल्यू निकालता, हमने E1 या E2 की वैल्यू निकालता, वो भी वैल्यू क्या थी, आपकी E की वैल्यू थी। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 2 इंटू 1/4πε0 एप्सिलॉन r, ओके। यहाँ था अपना Q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ओके, और यहाँ आ गया क्या कंपोनेंट, कॉस थीटा, ओके। ये लाइन में आता है प्रोसेस को, तो कितना आ गया, कॉस थीटा, ओके। तो इसको लिख लेते हैं अपन, क्या लिख लेंगे इसको, ये लिखूंगा मैं तो 2Q 1/4πε0 एप्सिलॉन r एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मल्टीप्लाई कॉस थीटा, ओके। सो इसको नोट डाउन करें। अब हमारे पास जो वैल्यूज निकालने के लिए बचा हुआ है वो है हमारे पास कॉस थीटा की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। सो अब कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, ओके। बट इन ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल ले लें, अगर हम लिख ले कौन सा ट्राइंगल, इसको लिख लूँ मैं PAO या फिर AOP, तो इसको लिख लूँ मैं OAP। इस ट्राइंगल में कॉस थीटा निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो बेस कितना है हमारे पास, बेस हो गया हमारे पास OA, ओके, बेस हो गया, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है हमारे पास, ये दिया है OP, ये हो गया कॉस थीटा, OA की वैल्यू दी हुई है हमारे पास कितनी है, ये है L,
और ओपी की वैल्यू निकाले तो ओपी की वैल्यू कितनी निकली थी हमारे पास, ओपी की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1/2। ओके, जैसे इसका रूट निकाल लें, सॉरी ओपी दिया है नहीं, यहाँ हो जाएगा एपी। ठीक है, सो एपी की वैल्यू कितना निकलेगा, एपी की वैल्यू निकलेगी एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1/2। क्लियर है इसको, क्योंकि पाइथागोरस में क्या होता है, एपी का स्क्वायर होता है, तो यहाँ क्या लिया हमने, एपी लिया, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे रूट लग जाएगा। चलिए अब इसको लिखना स्टार्ट करते हैं, क्या क्या आ जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ जाएगा हमारे पास E इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/4πε0 एप्सिलॉन r 2q/x² प्लस एल स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा L अपॉन, तो छोटा ही था इसको, x² प्लस एल स्क्वायर पावर 1/2। ओके, सो ये आ जाएगा मेरे पास 2qL अपॉन 4πε0 एप्सिलॉन r, यहाँ हो जाएगा x² प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे पावर है 1, यहाँ पे कितनी पावर है 1/2, इनको सॉल्व करने पे आ जाएगा कितना 3/2। ओके, अब इसको लिखते हैं हम लोग E इज इक्वल टू, यहाँ से काम करते हैं, बट P इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारा P इज इक्वल टू 2qL, मतलब P क्या हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। ओके, सो इसको लिख लेता हूँ पूरे को, इक्वेशंस को। ये हो जाएगा मेरे पास E इज इक्वल टू 1/4πε0 एप्सिलॉन r P अपॉन x² प्लस एल स्क्वायर 3/2। सो ये आया मेरे पास इक्वेशन, P इज इक्वल टू 4πε0 एप्सिलॉन r x² प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। ये आई मेरे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन, कहाँ पे, एट द इक्वेटोरियल पोजीशन या फिर परपेंडिकुलर पोजीशन पे। चलिए एक केस मान लेते हैं, अगर यहाँ पे जब एयर और वैक्यूम सिस्टम हो जाए तो क्या होगा, एप्सिलॉन r की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। सो E को लिख सकता हूँ मैं क्या, यह हो जाएगा मेरे पास P अपॉन 4πε0 x² प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। ओके, सो अब एक और काम करते हैं कि अगर सपोज ये जो पॉइंट है, क्लियर, इस पॉइंट के बारे में हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं, इसको नोट डाउन करें। क्या आ जाएगा, इसको अगर मैं ऐसा लिखूं, इफ x² प्लस एल स्क्वायर, ओके, ये क्या हो जाएगा आपका, अगर इस केस में ये ऐसा लिख देता है इसको, इफ x क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, किससे, एल से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बड़ा है, मतलब ये डिस्टेंस क्या है, इंटेंसिटी में बहुत दूर पे निकाल रहे हैं, तो लेनो डाइपोल क्या मान लिया, हमने बहुत ज़्यादा छोटा मान लिया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, x² प्लस एल स्क्वायर, ये आपका इक्वल हो जाएगा किसके, x² के इक्वल हो जाएगा। सो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन कंप्लीट बन जाएगी आपकी P अपॉन 4πε0, यहाँ हो जाएगा हमारे पास x², ये हो जाएगा पावर 3/2, क्योंकि l² क्या हो गया, l² छोटा टर्म था, इसे हमने पूरे मिला के क्या लिख दिया इसको, x²। सो यह हमें टर्म्स दे देगा, क्या देगा टर्म्स, ये मिलेगा हमें P अपॉन 4πε0, यहाँ दे देगा हमें x², 2 कैंसिल होगा तो ये देगा पावर 3। सो ये मिली हमें इक्वेशन, इसको लिख लेता हूँ मैं 1/4πε0 P अपॉन x³, ये मिला मुझे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P। सो इसको नोट डाउन करें। अब देखते हैं हम लोग कंपैरिजन, क्लियर है, कंपैरिजन देख लेते हैं। लास्ट टाइम हमने निकाला था एक्सियल पोजीशन के लिए और अभी हमने निकाला इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ओके, सो इसको हम देखें, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं हम लोग। सो अब निकाले अगर अपन कंपैरिजन बिटवीन एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पोजीशन में निकालेंगे और किस पे कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ओके,
ई एक्सियल, इसकी इक्वेशन क्या आई थी हमारे पास, वो आया था 1/4πε0 2p अपॉन ये कितना आया था आर क्यूब। ओके, सो कितना आया था ये 2p अपॉन आर क्यूब। अब यहाँ पे देख लें, ओके, आर एक्स का कोई नहीं है, जैसे अगर एक्स लेंगे तो वहाँ पे एक्स ले लेते हैं। अब जैसे मैं इक्वेटोरियल के लिए ले लूँ, ये हो जाएगा 1/4πε0 p अपॉन, जैसे इसको मैं आर ही लेता हूँ, ठीक है। मतलब डिस्टेंस पॉइंट ले रहे हैं ना, जैसे हम क्या लेके चल रहे हैं, डिस्टेंस को हम आर लेके चलते हैं, फिर एक्स, ठीक है। मैं इसको अभी आर ले लेता हूँ। अब क्या करेंगे, इन दो को डिवाइड कर देते हैं। ओके, डिवाइड अबव इक्वेशन वी गेन क्या मिल जाएगा, ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल, क्या हो जाएगा, इनको डिवाइड कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा टर्म, ये कैंसिल हो जाएगा, 2p आर क्यूब कैंसिल, तो बचेगा अपना कितना 2/1। सो क्या मिलेगा हमें, जो हमारा ई एक्सियल होता है वो क्या होता है आपका 2 टाइम्स होता है किसके, ई इक्वेटोरियल के। ओके, इसको नोट डाउन करें, मतलब ई एक्सियल इंटेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 2 टाइम्स होती है इक्वेटोरियल पोजीशन के। ओके, सो इसको नोट डाउन करें जल्दी से। अब हम लोग निकालते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी एनी पोजीशन। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पोजीशन। सो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनी पोजीशन निकालने का मतलब क्या है, पहले हमने निकाला एक्सियल पोजीशन निकाला, जो कि क्या था आपका एक सीधे में निकाल रहे थे हम लोग। देन वी हैव फाइंड आउट द इक्वेटोरियल पोजीशन, जो क्या था आपका परपेंडिकुलर था। अब क्या हो सकता है कि सपोज अगर कोई जो पोजीशन है वो हमारे पास वैसे डिफाइन नहीं है। ओके, कैसे, जैसे सपोज हमने देखा था ये -q चार्ज था, ये +q चार्जेस है। सबसे पहले हमने इंटेंसिटी निकाला किधर, एक्सियल पॉइंट पे निकाला, ये एक्सियल पॉइंट था। ओके, अगर ये एक्सियल पॉइंट को मैं इसको मूव करा के अगर यहाँ लेके आता हूँ तो ये कहाँ पहुँच जाता है, ये हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर पे। ओके, और उस परपेंडिकुलर को हम लोग बोलते हैं कौन सा पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। ओके, बट सपोज अगर मैं ये इस पॉइंट को उठा के थोड़ा यहाँ लेके आ जाऊँ, ओके, तो इंटेंसिटी कहाँ निकालना पड़ेगा, मुझे यहाँ निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, या फिर मैं इस पॉइंट को उठा के कहाँ रख दूँ, यहाँ रख दूँ, या इस पॉइंट को उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ। तो मुझे क्या करना है, इंटेंसिटी करना है ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे। ओके, क्योंकि ये पॉइंट्स पे और दिस पॉइंट यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक अभी मैंने जनरलाइज फॉर्मूला बनाया हुआ है, तो उस समय फॉर्मूला से हमारे पास पूरा आंसर आ जाएगा। बट अगर ये पॉइंट पे ऐसा निकालना हो तो उस समय क्या करेंगे, हम लोग नया फॉर्मूला डिराइव करेंगे, जिससे हम लोग एक एनी पोजीशन के हम लोग वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, सो इसको लेते हैं हम लोग। अब हम लोग बनाते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। सबसे पहले हमें फॉर्मूला के लिए यहाँ पे क्रिएट करते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने चार्जेस लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ हो गया -q चार्जेस, ये हो गया मेरे पास +q चार्जेस। ठीक है, ये अगर क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक डायपोल दिया हुआ है, तो इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, इसका डायपोल मोमेंट होगा, डायपोल मोमेंट ये हो जाएगा कितना, p। क्या ले लिया मैंने इसको, p। ओके, और p का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, p का फॉर्मूला होता है आपका 2ql। ये चीज़ें हमें इतना पता है। अब एक काम करते हैं, हम लोग इंटेंसिटी निकालते हैं किधर, एक गिवन पॉइंट लेता हूँ मैं, यहाँ पॉइंट p मान लिया मैंने इसको। ठीक है, अब उस पॉइंट p को मैं जो डिस्टेंस निकालूंगा वो निकाल रहा हूँ मैं कहाँ से, इसके सेंटर से। ठीक है, जैसे डायपोल का सेंटर बनाते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, डायपोल का सेंटर ये हो गया, तो इस सेंटर से मैं क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करूंगा। ये हो गया पॉइंट p। ओके, ये जो पॉइंट p है, क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट कितना ले लिया मैंने, p ले लिया। अब ये जो डायपोल मोमेंट है या जो पॉइंट p है वो कितना एंगल बना रहा है, ये जो एंगल बना रहा है, ये पॉइंट o मान लेते हैं, इसको हो गया पॉइंट a, ये हो गया पॉइंट b। ठीक है, सो अब पॉइंट p पे मैं क्या कर रहा हूँ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मुझे, किस कारण, ये डायपोल के कारण। अब नापा क्या, मैंने को कहाँ से रहा, सेंटर से नाप रहे हमने पोजीशन। जैसा हमने पहला स्टार्ट किया था एक्सियल पोजीशन, वहाँ पे हमने सेंटर से नोट डाउन किया था। देन वी हैव स्टडीड द इक्वेटोरियल पोजीशन, वहाँ पे हमने किससे नोट डाउन किया था, हमने सेंटर से। तो हमें क्या करना है, जो भी डिस्टेंस है वो कहाँ से मेजर करना है, सेंटर से।
तो अब एक काम करते हैं, सपोज ये जो पॉइंट P है वो कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर लिख लेते हैं। लेट द पॉइंट P बी एट डिस्टेंस r, ओके कितने डिस्टेंस पर है, r है, ओके फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल मेकिंग एन एंगल थीटा। कितना एंगल बना रहे हैं यहाँ पे, थीटा एंगल बना रहे हैं, कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है, ओके। यहाँ हम लोग जो यूज कर रहे हैं इसको कोऑर्डिनेट का नाम बोला जाता है पोलर कोऑर्डिनेट्स, ओके। सो यहाँ हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये हो गया r डिस्टेंस, कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा एंगल। तो एक काम करते हैं, इस कंपोनेंट का हम लोग इस डायपोल मोमेंट का दो कंपोनेंट ले लेते हैं, ओके। तो सबसे पहले मैंने कंपोनेंट लिया, मतलब डायपोल मोमेंट P का कंपोनेंट लेता हूँ मैं, इस डायरेक्शन में लेता हूँ कंपोनेंट, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका लेना, इसको मैं r मान लेता हूँ, ठीक है, ये r डिस्टेंस हो गया। नाउ टेकिंग कंपोनेंट्स ऑफ P, मतलब क्या किया मैं, डायपोल मोमेंट्स, मतलब डायपोल मोमेंट P था उसका कंपोनेंट ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्शन आपका पहला कंपोनेंट। अगर मैं इसका कंपोनेंट इधर की साइड लूँ, ये थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ हो जाएगा कितना, P cos थीटा हो जाएगा, ओके। मतलब पहला कंपोनेंट P cos थीटा, ओके, ये बन गया P cos थीटा। इसकी डायरेक्शन हो गई मेरी OP की तरफ, मतलब कौन कौन कंपोनेंट बने, एक बना टेकिंग कंपोनेंट्स ऑफ P, पहला बना P cos थीटा, और सेकंड लेते हैं हम लोग कौन सा कंपोनेंट, ये बना हमारे पास P sin थीटा, ठीक है। अब हम इसको क्या लिखते हैं, अगर मैं P cos थीटा को इधर से चेक करूँ तो ये पॉइंट मेरा किधर आएगा, अगर इसको डायपोल ऐसा देखूँ तो मैं, तो ये जो डायपोल आएगा मेरा एक्सियल पॉइंट पे आएगा, ओके। सो इसको लिखते हैं हम लोग एक्सियल पॉइंट के लिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर लिखना चाहूँ, सो इस डायपोल को मैं किधर देखना चाहूँ, E1 की इंटेंसिटी देखना चाहूँ, E2 के लिए इंटेंसिटी का डायग्राम बनाना चाहे, अगर ये P sin थीटा इधर है तो E2 किधर आएगा, E2 की डायरेक्शन बनेगी आपकी इस तरफ। होता है कि आपका E2 हमेशा जो डायरेक्शन होगा E2 को क्या होगा, ऑपोजिट होगा डायपोल मूवमेंट के, ठीक है। सो इसको नोट डाउन किया मैंने। अब यहाँ लिखते हैं, मैं सबसे लिखता हूँ E एग्जैक्टली निकाल लेते हैं, या फिर ऐसा लिखते हैं अपन, इंटेंसिटी निकालता हूँ मैं E1 के लिए, ओके। मतलब ये पॉइंट को मैं ऐसा देखूँ डायपोल को, तो ये कहाँ पे आएगा, ये पॉइंट मेरा बनेगा कौन से कंडीशन पे, यहाँ आएगा मेरा एक्सियल पॉइंट पे। तो एक्सियल पॉइंट के क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r, यहाँ लिख सकता हूँ मैं 2, ओके। वहाँ पे क्या था फॉर्मूला, मेरे पास था वहाँ पे 2p था, तो यहाँ लिखूंगा मैं क्या, P cos थीटा, क्योंकि डायपोल मोमेंट क्या है, डायपोल P नहीं है, डायपोल मोमेंट क्या आपका P cos थीटा, अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे पास, r⁻3, क्लियर है। अब सेकंड लिखूँ मैं E2 के लिए लिखूँ, अब मैं ऐसा देखूँ तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके, ठीक है। इसको मैं ऐसा देखना चाहूँ तो ये परपेंडिकुलर पॉइंट होगा मेरे, तो P sin थीटा कंपोनेंट निकालूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ आ जाएगा P sin थीटा अपॉन हो जाएगा मेरे पास r⁻3, ओके। एक बार निकाला मैंने अलोंग दी डायरेक्शन, और एक बार मैं निकाल रहा हूँ अलोंग परपेंडिकुलर, ओके। एक बार निकाला मैंने अलोंग द डायरेक्शन और एक बार निकाला मैंने परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं, एक E1 इधर जा रहा है, एक E2 इधर जा रहा है, तो इनका रिजल्टेंट किधर आएगा, इसका रिजल्टेंट आएगा इसका बीच में, इसका नाम दिया मैंने क्या, E से नाम दिया, ठीक है। सपोज जो रिजल्टेंट है कितना एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट एंगल बना रहा है अल्फा, ओके, अल्फा एंगल बन रहा है E और E1 के बीच में, ठीक है। सो इतना नोट डाउन करें। अब एक काम करते हैं, अगर हम चेक करें यहाँ से, तो आपका ये जो टर्म्स है ये कैसा बन रहा है आपका, जो आपका E1 और जो E2 है वो दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ओके। सो उसको लिखते हैं हम लोग, सिंस E1 एंड E2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम लोग E = E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। देखिए E1 इधर जा रहा है, E2 इधर है, तो दोनों क्या आपस में दूसरे के परपेंडिकुलर है, ओके। सो इसको नोट डाउन करें, यहाँ पे फॉर्मूले लिखते हैं हम लोग। अब E1 की वैल्यूज लेते हैं हम लोग, तो E1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये वैल्यूज है, तो लिख सकता हूँ मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r, ये हो जाएगा 2p cos थीटा अपॉन r⁻3 का स्क्वायर, प्लस और कितना हो जाएगा यहाँ पे, E2 वैल्यू लिखूँ तो E2 का मतलब हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r
पी साइन थीटा अपॉन आर पावर 3 का स्क्वायर। ओके, ये लिख लिया अपन इसको। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं अपन। सो क्या क्या आ जाएगा, 1/4/0, ये दोनों में कॉमन है, दोनों का स्क्वायर होगा। सो ई की वैल्यू लिखे हम लोग, तो ई का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे इतने स्टार्ट करें 1/4/0 एप्सिलॉन आर, तो ये जाएगा 1/4/0 एप्सिलॉन आर। यहाँ पे स्क्वायर होके बाहर हो जाएंगे टर्म्स, और क्या बाहर हो जाएगा, साथ में पी बाहर हो जाएगा, और क्या बाहर होगा, आर पावर 3। सिंपल सा कैलकुलेशन है, एक बार चेक करके देखिए इसको। यहाँ बचेगा अंदर में क्या, ये हो जाएगा 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस यहाँ आएगा मेरे पास साइन थीटा का स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको लिखें। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये आएगा 1/4πε0 एप्सिलॉन आर पी अपॉन आर पावर 3, यहाँ आएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इक्वल कितनी आ जाएगी, 1/4πε0 एप्सिलॉन आर पी पावर, यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 बार cos थीटा स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इसको नोट डाउन करें। अब क्या आ जाएगा टर्म्स, यहाँ लिखेंगे हम लोग 1/4πε0 एप्सिलॉन आर पी अपॉन आर पावर 3 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो क्या दे देगा हमें, इसका आंसर देगा 1। यह है हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, सो क्या निकाला हमने फॉर्मूला, E इज इक्वल टू 1/4πε0 एप्सिलॉन आर पी अपॉन आर पावर 3। ये हमने यहाँ से इसका फॉर्मूला निकाल लिया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एनी क्वेश्चन के लिए भी एक फॉर्मूला। कुछ और फॉर्मूले यहाँ से निकालते हैं, एक और फॉर्मूला। ओके, यहाँ पे एंगल का निकालते हैं फॉर्मूला। सो इसको नोट डाउन करें। अब क्या आ जाएगा फॉर्मूला, इसके आगे निकालना चाहे, ये अल्फा एंगल बन रहा है। ठीक है, इसका यहाँ से अगर मैं कंप्लीट करूँ, ओके, यहाँ से 10। अब निकाल लेते हैं हम लोग tan ऑफ अल्फा की वैल्यूज। सो tan ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा, इसको निकालना चाहे तो अगर अपन, तो ये हो जाएगा आपका A2 अपॉन E1 हो जाएगा। tan ऑफ अल्फा की वैल्यू लिख ले, तो ये जाएगा 1/4πε0 एप्सिलॉन आर पी साइन थीटा अपॉन आर पावर 3 अपॉन 1/4πε0 एप्सिलॉन आर 2p cos थीटा अपॉन आर पावर 3। ओके, सो इसको देख लीजिए, वैल्यूज हमने लिखा हुआ निकाला हुआ था पहले। ओके, सो अब मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या बचेगा, tan ऑफ अल्फा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल, आर पावर ये सब कैंसिल हो जाएंगे टर्म, बचेगा क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे आएगा 2। तो इसको लिखेंगे हम लोग tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1/2 इंटू tan ऑफ थीटा। यह आया मेरे पास एक और फॉर्मूला। क्या निकाल लिया मैंने यहाँ पे, tan अल्फा का फॉर्मूला आया 1/2 इंटू tan थीटा। ओके, सो कुछ केस निकाल लेते हैं यहाँ पे हम लोग। अब केस निकालेंगे, मतलब एक बार एक्सल के निकालेंगे और एक बार हम लोग साइन के निकालेंगे। ठीक है, अब जैसा मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि अगर ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P ओवर रोटेट होकर इधर आ जाए, मतलब इस पॉइंट पे आ जाए, या पॉइंट P इधर आ जाए। सपोज अगर पॉइंट P इधर आ जाएगा तो कितना डिग्री बनाएगा, ये थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा मेरे पास 0 डिग्री। तो इसको मैं लिखता हूँ सबसे पहले, केस 1 इफ थीटा इज इक्वल टू 0। अगर थीटा 0 हो जाता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, E का फॉर्मूला आ जाएगा 1/4πε0 एप्सिलॉन आर पी आर पावर 3, यहाँ आ जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ रख देते थीटा को 0 रख देते हैं, तो E की वैल्यू हो जाएगी 1/एप्सिलॉन आर पी अपॉन आर पावर 3। अब cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है आपका 1। ओके, सो ये जाएगा 3 + 1, यह आ जाएगा 1/4πε0 एप्सिलॉन आर पावर 3 + 1 4, और √4 की वैल्यू होती है मतलब 2। ओके, तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये आ गया फॉर्मूला हमारे पास एक्सियल पोजीशन के लिए। ठीक है, ये आया एक्सियल पोजीशन के लिए फॉर्मूला आ गया हमारे पास। ओके, सो इसको नोट डाउन करें।
अब अगर यहाँ पे एक्चुअल पोजीशन निकाल लिया तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, तो उसको डायग्राम को रफ कर दे में फाइनली। सो अब कितना हो जाएगा, अगर निकालना चाहो यहाँ पे मैं टेन अल्फा की वैल्यू तो हो जाएगा हाफ टेन ऑफ थीटा। अब टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा 0 दिया हुआ है, तो टेन ऑफ 0 डिग्री कितना होता है, टेन 0 होता है कितना 0, तो जाएगा टेन अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 0। ओके, तो यहाँ पे अल्फा कितना आ जाएगा, एंगल 0, मतलब उस समय E1 और E2 दोनों में कितना एंगल बना रहे, दोनों आपस में 0 डिग्री बना रहे। ओके, अब निकालते हैं एक और सेकंड केस। सेकंड केस निकाले अगर अपन, इफ थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 एप्सिलॉन आर पी अपॉन आर पावर 3। यहाँ कितना हो जाएगा 3 cos स्क्वायर 90 + 1, थीटा को 90 रख दिया अपन ने, तो यहाँ आ जाएगा 1/4πε0 एप्सिलॉन आर ई पावर 3। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 होता है आपका 0, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, हम मिल जाएगा ई, मतलब ये हो जाएगी ई इक्वेटोरियल पे कितना आ गया 1/4πε0 एप्सिलॉन आर पी अपॉन आर पावर 3। सेम यहाँ से टेन अल्फा निकाल ले अगर अपन। ओके, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसको लिख देना थीटा, अगर यहाँ पे लिख लिया जाए थीटा के लिए कितना लेके चल रहे हैं अपन 90 डिग्री, मतलब ये जो पॉइंट था हमारा, ये पॉइंट पे किधर आ चुका है, इधर सेंटर पे लेके चल रहे हैं हम लोग, कितना डिग्री बना रहे हैं यहाँ से 90 डिग्री बना रहे हैं। ओके, तो उस केस में क्या लिखेंगे हम लोग, इसको नोट डाउन करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1090 की वैल्यूज होती है हमारे पास, कितना होता है 1090 होता है हमारे पास इन्फिनिटी, क्लियर है, तो 10 ऑफ अल्फा ये हो जाएगा इन्फिनिटी, सो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास 90 डिग्री। सो ये हुआ, हमने टॉपिक कंप्लीट किया हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशन, और हमने फाइंड आउट किया एनी पोजीशन। सो आज के लेक्चर के लिए हमारे पास इतना ही। सो थैंक यू।